चीजों को लेकर के देश में सियासी माहौल गरमाया हुआ है और इसी को लेकर के चर्चा में हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं रमाकांत मिश्रा, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। आदेश भारद्वाज कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। इसी के साथ साथ रंजन यादव नेता आरजेडी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सुधीर सोनी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल आदेश जी से मैं लेना चाहूंगा। आदेश जी, जिस तरीके से बिहार की अगर मैं बात करूं तो तेजस्वी यादव की ओर से एक बयान दिया जाता है, राहुल गांधी की भी अगर मैं बात करूं तो राहुल गांधी के साथ खड़े होकर संविधान बचाओ की बात करते हैं। दूसरी तरफ एक इमारतें शरिया के मंच से तेजस्वी कहते हैं कि वफ को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। तो सर, ये दोहरी राजनीति क्यों? मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। आदेश भारद्वाज जी, मेरा सवाल आपसे। फिर आदेश जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे साथ रमाकांत मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। रमाकांत जी, जिस तरीके से लगातार दो शब्दों को लेकर के सियासत जारी है, एक सोशलिज्म और एक सेक्युलर, आपकी पार्टी इन दोनों मुद्दों को किस तरीके से देख रही है? क्योंकि चाहे दत्तात्रेय हिजबुल्ले हो, उनकी ओर से भी यह बयान सामने आया है। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति की ओर से भी इसको लेकर के बयान दिया गया है और विपक्ष लगातार इस पर हमलावर है। सर, आयुष जी डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे आज तक। रमाकांत मिश्रा जी, मेरा सवाल आपसे था। हाँ आयुष जी, निश्चित तौर पर देखिए, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सहूलियत की राजनीति कर रही। आपने देखा होगा जो किस तरह से इनके अंदर जो एजेंडे हैं वो बिल्कुल छुपा हुआ है। अब संविधान की प्रति तो लहराते हैं, संविधान के किताब तो लहराते हैं, लेकिन संविधान के अंदर में अनुच्छेद 368 ये कहता है क्योंकि संविधान के मूल ढांचे को आप छेड़ नहीं सकते, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने 1975-76 के अंदर में जिस तरह से धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द उसमें जोड़े गए, ये बिल्कुल अनुच्छेद 368 का उल्लंघन है। इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आयुष जी मैं आपको बता दूं जो कि धार्मिक स्वतंत्रता आपको संविधान के जो मूल ढांचा है उसमें पहले से ही है, ये शब्द जोड़ने की जरूरत नहीं थी। लेकिन तुष्टीकरण की एक पराकाष्ठा है और मुझे लगता है जो कि खास करके कांग्रेस ने जिस तरह से 42वें संशोधन के अंदर में संविधान को छेड़ा गया, संविधान में जो मूल ढांचे थे उसमें बदलाव किया गया, ये मुझे लगता है जो कि संविधान को कहीं ना कहीं 1975 के अंदर में, जैसे ये अभी संविधान की प्रति लहरा रहे थे, ये 2024 के अंदर में आपने देखा होगा, और 2024 के अंदर आयुष जी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। जी आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखिए। जी आयुष जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ यहाँ पर, जो कि मूल ढांचे में आप बदलाव बिल्कुल नहीं कर सकते थे क्योंकि अनुच्छेद 368 ये कहता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने इसको इसमें बदलाव किए। ये मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं संविधान के उस अनुच्छेद की अवहेलना है। और मुझे लगता है जो कि अगर विवेचना की जहां तक बात है, धर्मनिरपेक्ष हो या समाजवादी, उसमें विवेचना अगर की जाती है, अगर किसी ने कोई शब्द कहा है, अगर किसी ने कोई ऐसे वाक्य बोले हैं, तो मुझे लगता है विवेचना का अधिकार तो हर को है, लेकिन संविधान को छेड़ने का अधिकार किसी को नहीं। जी रमाकांत जी, इसका जवाब ले लेता हूं मैं। आदेश भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं। आदेश भारद्वाज जी, आपका जवाब इस पूरे मामले पर। आयुष जी, सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी गलत नीतियों के कारण देश के अंदर रोज लोगों को नई नई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, और उन तमाम बातों से ध्यान बरगलाने के लिए एक नई तरह की बहस को चलाना चाहते हैं। 6 साल आदरणीय वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री रहे, 11 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, देश में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब से संविधान में जुड़ा और आज तक देश तो प्रदेश और देश के लोग उन्नति और तरक्की करते हैं, लेकिन इन्होंने वो तरक्की के पहिए को रोक दिया है। ये इस देश के अंदर संविधान के अनुकूल काम ना करके संविधान के विपरीत काम करते हैं, और उसी संविधान को बदलने के लिए मोदी जी ने कहा 2024 के चुनाव से पहले कि 400 सीटें जो है हमें आएंगी और हम इसका दिल्ली का जो भाव इनके अंदर है वो भाव है, क्योंकि आम जनमानस के लिए थोड़ा सा जो है बाइकआउट करना है आपको,
गरीब लोगों को बरगला के सिर्फ ये कह के उनको दिखना चाहते आपके साथ खड़े हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन इस देश का विकास पिछले 11 सालों में कुछ चंद लोगों का विकास, अडानी अंबानी और इनके सहयोगी लोगों का विकास हो रहा है, बाकी सारे देश गरीब कमजोर पिछड़ों की जेबों से छीना जा रहा है। तो जी, लगातार इसको लेकर के चर्चा चल रही है। हमारे साथ सुधीर सोनी राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, जिस तरीके से बिहार चुनाव काफी नजदीक है और उसको लेकर के पूरे देश में सियासत देखने को मिल रही है, और यहां पर सबसे बड़ा सवाल जो है वो सामने आता है दत्तात्रेय हुजबोले के बयान को लेकर के। उनकी ओर से कहा गया था कि मूल संविधान में सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द नहीं है, इमरजेंसी के समय इन्हें जोड़ा दिया गया था। तो क्या यह शब्द संविधान में रहना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए, यह उनकी ओर से रखा गया था और इसको लेकर के लगातार राजनीतिक दलों में चर्चा चल रही है। आप इस बयान को कैसे देखते हैं और बिहार चुनाव में इस बयान का कितना असर पड़ने वाला है सर? आयुष जी, आप सूर्य चैनल के दर्शकों को और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी आपने शुरुआत जब किया तो सबसे पहले एक शब्द का इस्तेमाल किया, वोट बैंक की राजनीति। अभी जो कुछ भी आप दिखाई दे रहा है, चाहे बिहार की बात करें चाहे यहां दिल्ली केंद्रीय सरकार की बात करें, जो भी कुछ किसी भी सरकार का जो भी कदम होता है वो अगला कदम इतने साल आजादी के बाद से 2014 तक केवल मुसलमानों को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया। उसके बाद 2014 से अगर हम आज देखें तो वही हालत हिंदुओं की बनी हुई है कि हिंदू और मुस्लिम के नाम पर हिंदुओं का तुष्टीकरण किया जा रहा है। सही मामले में तो हर केवल जो भी एक्शन किसी भी सरकार का है, किसी भी पार्टी का है, वो केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति की बात करते हैं। और ये ऐसा मैं मान रहा हूं कि वोट बैंक की राजनीति की तरह ही इस्तेमाल किया जा रहा है। जी, हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मैं आदेश भारद्वाज जी के पास जाना चाहूंगा। आदेश भारद्वाज जी, क्योंकि यहां पर मैं तेजस्वी यादव के बयान को कोट करना चाहूंगा। एक तरफ तो वो राहुल गांधी के साथ खड़े होते हैं, संविधान की पर्ची लेकर के खड़े होते हैं और बोलते हैं कि संविधान को बचाना है। दूसरी तरफ वो इमारती शरिया के मंच पर जाते हैं और वहां से कहते हैं कि वक्फ को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। एक ऐसा कानून जो संसद द्वारा पास किया गया है और वहां पर उसे लागू कर दिया गया, अदालती मामला चल रहा है, लेकिन उसको संसद से पास कर दिया गया है और उस कानून को लेकर के उनकी ओर से बयान दिया जाता है कि इसे कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। इस पर कांग्रेस की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, क्योंकि कांग्रेस के भी तमाम जो सदस्य हैं वो भी उस मंच पर मौजूद थे। सर आयुष जी, सरकार ने अपने बनाए हुए कानून को ही कूड़ेदान में डाला है, लेकिन 750 किसानों की शहादत के बाद इन्होंने अपने ही बनाए हुए कानूनों को वापस लिया, जो 1 जनवरी 2024 को लागू किए और तब वो कानून बनाया जब भारत की पार्लियामेंट में से पहली बारी इतिहास में 150 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बाहर कर दिया उनको, और उसके बाद कानून बनाया। वो कानून इनको 3 दिन के बाद घुटनों पे आना पड़ा और कानून वापस लिया इस सरकार ने। तो एक कानून था किसानों के लिए, 3 कानून जो काले कानून बनाए गए थे। इस सरकार को समझ आया कि इस देश के किसानों को, नौजवानों को, मजदूरों को ऐसे नहीं बरगलाया जा सकता। उनको आतंकवादी भी कहा, खालिस्तानी भी कहा, पाकिस्तानी भी कहा, देशद्रोही भी कहा, लेकिन उन्होंने सरकार को घुटनों पे ला दिया और सरकार को वापस उन कानूनों को वापस लेना पड़ा। वैसे ही आज लोगों के बीच में नफरत फैलाने के लिए, भरम फैलाने के लिए जब जब चुनाव होगा इस तरह की चीजों को बढ़ावा दें और लोगों में नफरत फैलाएंगे। वक्फ कानून भी उनमें से एक है, जिस तरह के अंदर प्रोविजन किए गए हैं वो बिल्कुल अनुचित है और सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं उससे इत्तेफाक नहीं रखता है। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये कानून भी सरकार को वापस लेना पड़ेगा। जी आदेश जी, ये पूरा का पूरा मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मैं आपका जवाब रमाकांत मिश्रा जी से ले लेता हूं। सर, आपका जवाब। रमाकांत जी। आयुष जी देखिए, ये तो कोई घर में कोई कानून तो बना नहीं है, ये तो संसद से पास किया हुआ कानून है। और तेजस्वी यादव जिस विश्वास के साथ कह रहे हैं, ये बिल्कुल लगता है जो कि कहीं ना कहीं आप तुष्टीकरण की राजनीति कर, ये हमेशा से ही करते हैं। इंडी गठबंधन के जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे अब आप कांग्रेस की बात कर लें, आरजेडी की बात कर लें या आम आदमी पार्टी की बात कर लें, हमेशा से ही इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करी। और मुझे लगता है जो कि इस तरह की राजनीति जब करते हैं तो समाज में एक जो संदेश जाता है वो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा 2014 के बाद ये पार्टियां बिल्कुल हाशिए पर आ गई। और मैं कहता हूं लोकतंत्र के अंदर में जनता ही सब कुछ होता है, जनता का आशीर्वाद ही सब कुछ होता है।
आप वक्फ के अंदर में आपने दिल्ली के अंदर में देखा होगा, जो कि जब 2014-2013 के अंदर में इन्होंने क्या किया था, 125 ऐसी प्रॉपर्टियां थी जो इन्होंने वक्फ को दे दिया था, दान कर दिया गया था। और बिल्कुल मुझे लगता है जो कि ऐसी अनेक प्रॉपर्टियां हैं जो वक्फ के नाम पर जिस तरह से काला धंधा और भ्रष्टाचार चल रहा है यहाँ पे देश के अंदर में, इस कानून के तहत इसके ऊपर में रोकथाम लगेगी। कांग्रेस ये नहीं चाहती है, कांग्रेस ये बिल्कुल नहीं चाहती है जो कि ये कानून अगर आ जाएगा तो इनके एजेंडे साफ हो जाएंगे, क्योंकि सबको पता है जो कि इसमें किस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है। मैं आपको बता दूं जो कि रेलवे, रक्षा और उसके बाद वक्फ की प्रॉपर्टी आती है, मुझे लगता है ये 9 लाख से ऐसी ज्यादा प्रॉपर्टियां हैं देश के अंदर में जो वक्फ के पास है, लेकिन उसकी जो सालाना आमदनी है आप जानते हैं जो कि 150 करोड़ 200 करोड़ के आसपास है, जबकि मुझे लगता है सालाना आमदनी इस पर 20,000 करोड़ के आसपास होनी चाहिए। सरकार ने इस कानून के तहत अगर मुझे देखा जाए, अगर ये कानून लागू होता है तो मुझे लगता है जो कि ऐसे भ्रष्टाचारियों के ऊपर में लगाम भी लगेगा, इसकी आमदनी भी बढ़ेगी। और जिस उद्देश्य जी रमाकांत जी, ये तमाम फैक्टर्स हैं, लेकिन हम मूल बात पर आते हैं कि इस मामले को उठाया क्यों गया है। इस मामले को इसलिए उठाया गया है क्योंकि लगभग बिहार में 47 सीटें ऐसी है जहां पर मुस्लिम वोट बैंक का प्रभाव है, 18% मुस्लिम पॉपुलेशन वहां पर है और लगातार इंडिया गठबंधन को यहां पर मुस्लिम वोट्स मिलते आए हैं। AIMIM ने 11% वोट लिए हैं, तो मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के यहां पर राजनीति देखने को मिल रही है। और रमाकांत मिश्रा जी, इसी को लेकर के यहां पर ये तमाम चीजें जो है ये देखने को मिल रही है। आदेश भारद्वाज जी के पास में जाना चाहूंगा। आदेश भारद्वाज जी, वक्फ को लेकर के लगातार सियासत तो जारी है, लेकिन बिहार चुनाव पास में है और इसी टाइम वक्फ का मुद्दा उठते हुए नजर आया है। तेजस्वी यादव जो है वो शरिया के मंच पर जाते हैं और वहां से इस मुद्दे को उठाते हैं। शरिया जिस मंच पर वे गए थे उस संस्था के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि ये जो संस्था है ये चाहती है कि शरिया लागू कर दिया जाए और इसी को लेकर के बीजेपी आप पर हमलावर है। आयुष जी, ये देश संविधान से चलेगा, ना शरिया से चलेगा, ना मनुवादिता से चलेगा। ये देश कानून से चलेगा और मैं आपका आदर करता हूं, आपका सम्मान करता हूं कि आपने इतनी बारीकी में अध्ययन किया कि आपने महसूस किया कि 47 सीटें जो है उसके ऊपर जो है इसका प्रभाव पड़ेगा। तो मेरा आपसे बड़ा नर्म निवेदन है कि 87% लोग पहले से ज्यादा गोल्ड गिरवी रख के अपने घरों का पालन पोषण कर रहे हैं, अपने बच्चों को खाना खिला रहे हैं, तो उसके लिए भी थोड़ी सी चिंता कर लें। 37% लोग क्रेडिट कार्ड के डिफॉल्टर हो गए इस देश के अंदर मोदी जी की गलत नीतियों के कारण। जो समय पे अपना पैसा लेते थे बैंक से और चुका दिया करते थे, उनकी संख्या पहले से 37% बढ़ गई है। तो उनकी भी जरा चिंता कर लें, वो हिंदू होंगे बहुत सारे तो जो है। तो ये जो रमाकांत जी अब अपने इन गरीबों की तरह देखो, जो है पिछले 45 सालों में सबसे कम सेविंग हो रही है बैंकों के अंदर जो है। तो लोगों के पास खर्चा अपना घर चलाने के लिए पैसा नहीं है, गोल्ड गिरवी रख रहे हैं, बैंक से अगर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कुछ ले पाते हैं तो उसका पैसा नहीं चुका पा रहे और जेब में कुछ बचता नहीं। इसलिए 45 सालों की सबसे कम सेविंग बैंकों के अंदर हो रही है। तो ये के विषय है, इनकी चिंता करे सरकार, लेकिन ये सरकार इनकी चिंता ना करके इनको बरगलाने का काम करती है। जो कुंभ के अंदर योगी आदित्यनाथ जी ने 66 करोड़ लोगों को, ये तमाम मुद्दे हैं, लेकिन इनका जवाब मैं रमाकांत जी से ले लेता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम टॉपिक पर ही रहें और उस पर ही हम लोग चर्चा करें। रमाकांत जी, आपका जवाब। देखिए आयुष जी, यहां पर ये कह रहे थे कि सेविंग घट रही है लोगों की। मैं आपको बता देना चाहता हूं जो सरकारी आंकड़े हैं वो हम लोगों के सामने में है और आजकल तो सब कुछ सामने होता है, डिजिटलाइज हो चुका है हर एक चीज। किसका सेविंग क्या हो रहा है, कितनी गरीबी हटी है, कितना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हम देख रहे हैं जो कि सीधा खाते के अंदर में जाता है पैसा। इनके ही प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने स्वीकार किया था जो किस तरह से भ्रष्टाचार होता है, 1 रुपये के अंदर में कितना पैसा लोगों के पास पहुंचता है। लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आपने देखा होगा जो लाखों करोड़ रुपए हम लोगों ने इस तरह के योजना के अंदर में लोगों को भेजा है। आपने देखा होगा किसान सम्मान निधि के माध्यम से, आपने देखा होगा उज्ज्वला योजना के तहत, आपने देखा होगा जनधन के माध्यम से, आपने देखा होगा ये अनेक ऐसी योजनाएं हैं सरकारी जिससे जनता को बिल्कुल योजनाओं का लाभ मिल रहा है। लेकिन यहां पर कुछ भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। मैं आदेश जी से आग्रह करना चाहूंगा जो कि कम से कम जनता को
जो भरमाने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये भरमाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो ना करें। जी रमाकांत जी, मैं आदेश जी से जवाब ले लेता हूं, उसके बाद उसके बाद मैं सुधीर सोनी जी के पास आऊंगा। आदेश जी, आपका जवाब पहले। आयुष जी, मैंने तो बड़े साफ लफ्जों में कहा कि पार्लियामेंट के अंदर ये रिपोर्ट किया गया कि 87% लोग पहले से ज्यादा अपना सोना गिरवी रख के अपना घर चला रहे हैं। 37% क्रेडिट कार्ड डिफॉल्टर बढ़ गए हैं। 45% सेविंग कम हो रही है। इनके द्वारा बनाए हुए कानून को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, जिसने कहा कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पैसा लो धंधा दो कानून जो इन्होंने बनाया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। ये जीते जागते उदाहरण है। जो मैंने कहा कि ट्रक ड्राइवरों की चिंता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की कि ट्रक ड्राइवरों के लिए बहुत अच्छा कानून बनाया, लेकिन 3 दिन के बाद ही सरकार को घुटनों पे आना पड़ गया। पूरे देश में 1 जनवरी 2 जनवरी 2024 को हड़ताल थी और सारे कानून वापस लेना पड़ा प्रधानमंत्री को, क्योंकि किसी कानून को चर्चा से नहीं, ताकत के बल से बनाया जा रहा है। पार्लियामेंट के अंदर भी लोगों को बोलने की आजादी नहीं है। जब कोई बोलना चाहता है कि माइक को बंद कर दिया जाता है। वहां पे मैं सुधीर सोनी जी के पास आखिरी बार जाना चाहूंगा। सुधीर सोनी जी, क्योंकि यहां पर तमाम पार्टी के प्रवक्ताओं को आपने सुना, लेकिन बिहार में चुनाव है और बिहार में मुस्लिम वोट बैंक को साधने की राजनीति शुरू हो गई है। क्या तेजस्वी यादव का बयान उसी लिहाज से देखा जाना चाहिए सर? देखिए, पहले मैं इस बात पे जाना चाहूंगा कि हमको ये देखना पड़ेगा कि वक्फ बोर्ड जो बिल लाया गया था, ये देश में क्यों लाया गया और उसमें रिवीजन की या संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी। जो मैं ऐसा मानता है कि जो मुस्लिम कानून के हिसाब से जो भी दान जी, मैं 2 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ रंजन जी जुड़ चुके हैं। रंजन जी, मेरा एक सीधा और सटीक सवाल आपसे यह है कि 7 मई 2010 को माफ कीजिएगा, लालू प्रसाद यादव की ओर से यह कहा गया था कि वक्फ ने सरकार और आम लोगों की जमीन हड़पी है, सख्त कानून जरूरी है। लालू प्रसाद यादव का यह बयान सामने आता है और अब तेजस्वी यादव मंच से यह कहते हुए नजर आए हैं कि मैं अगर वक्फ सरकार में आता हूं तो वक्फ कानून को फाड़ दूंगा। राजनीति अपना स्टैंड क्लियर करे इस पूरे मामले को लेकर के। देखिए आयुष जी, आपको इस चैनल पर लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार, बीजेपी सरकार ये तुष्टीकरण की राजनीति करती है। ये तुष्टीकरण इसलिए करती है कि सिर्फ उसको वोट बैंक की चाहिए और वोट बैंक के कैसे बने उसका, सिर्फ इसका चिंता करती है, न कि देश का विकास हो उसकी चिंता करती है। देश में कैसे लोग खुशहाल रहे, कैसे युवाओं को रोजगार मिले, कैसे किसानों को पानी मिले, कैसे हमारे रंजन जी छात्र हैं उसको शिक्षा मिले, रंजन जी इसका कोई चिंता नहीं होती। रंजन जी, चिंता होती है अपने वोट बैंक। रंजन जी, ये तमाम बातें हैं, लेकिन मेरा आपसे एक साधारण सा सवाल है कि 7 मई 2010 को, रंजन जी सुन लीजिए, 7 मई 2010 को लालू प्रसाद यादव ये कहते हैं कि वक्फ ने सरकार और आम लोगों की जमीन हड़पी है, सख्त कानून लाना चाहिए। और अब तेजस्वी यादव मंच पर जाकर ये कहते हैं कि वक्फ कानून को बिहार में लागू नहीं होने देंगे। तो ये दोहरी राजनीति क्यों सर? मतलब एक तरफ लालू प्रसाद यादव वक्फ कानूनों को लेकर के कहते हैं कि इसमें बदलाव करना चाहिए और तेजस्वी यादव अब कहते हैं कि इन्हें लागू नहीं करने दिया जाएगा। नहीं, देखिए, कानून लाने की जरूरत, जब वो लोग, उनको कानून नहीं चाहिए, इस तरह का कानून नहीं चाहिए, इस कानून से वो नाखुश है, तो फिर क्यों उनके ऊपर थोपा जा रहा है? जब हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने देखा कि नहीं, एक कानून से खुश नहीं है, एक कानून नहीं चाहिए उनको, जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है। इसी तरह कृषि कानून लाया गया था, तो कृषि कानून के लिए लोग जिस तरह से धरना प्रदर्शन करके कृषि कानून को वापस दिलाए जी, वो जबरदस्ती थोपा जा रहा था। मैं एक किसानों के लिए अच्छा कानून है, और इसी तरह ये मुसलमानों के लिए अच्छा कानून है कि वक्फ बोर्ड के जमीन को, किसी को जमीन का कानून लाया गया। लेकिन ये तो चाहिए नहीं, उनको नहीं चाहिए तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने उसको बोला जी, लगातार इन तमाम मामलों को लेकर के सियासत जारी है। आप चारों ने अपनी बात रखी, अपना पक्ष रखा, इसके लिए आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से संविधान और वक्फ पर सियासत शुरू हो गई है, जिस पर बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। लेकिन सवाल उठता है, संविधान पर रार और वोट बैंक की दरकार, इन तमाम मामलों को लेकर के तमाम सियासी बयान सामने आ रहे हैं और देखना होगा कि इन तमाम बयानों का बिहार में आने वाले चुनावों में किस तरीके का असर पड़ता है। जिस गरीब, शोषित, वंचित की बात कांग्रेस आज करती रहती है,
है उसे आपातकाल लागू कर दबा दिया गया था। ये भी तमाम पार्टियां जो हैं वो सामने रखती हुई नजर आ रही है और संविधान की प्रस्तावना को भी तभी बदला गया था जिस पर आज विवाद शुरू हो गया है। कहां तक ये विवाद जाता है और बिहार और बंगाल के चुनाव में ये विवाद किस मोड़ पर इन चुनावों को ले जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सूर्या विशेष में इतना ही। आप बने रहिए सूर्या समाचार के साथ।